Good day to everyone watching my video and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के एक नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड है एंड एज यूजुअल इकोनॉमिक्स बीइंग माय फेवरेट मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम. बहुतों को पता है क्या है, इंटरेस्टिंग भी है, सबने समझा हुआ है. एक क्विक रिकैप या क्विक रिव्यू आज इसका हम वापस से करेंगे. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का संबंध या रिलेशनशिप बताता है. इसमें यह कहा जाता है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं अगर वो स्थिर रहते हैं तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है. ऑल इन ऑल हम क्या कह सकते हैं कि डिमांड और प्राइस में एक नेगेटिव या एक इन्वर्स रिलेशन है. नेगेटिव या इन्वर्स का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अगर देखते हैं कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है. मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई और अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई. इसका मतलब दोनों एरोस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. उससे इन्वर्स, नेगेटिव या एक तीसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट, उसे हम इनडायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम कीमत, मूल्य जो भी आप कहना चाहें और क्वांटिटी डिमांडेड, बी वेरी केयरफुल, डिमांड में नहीं क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन बताता है. अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का फ़र्क मैं क्यों बोल रही हूँ वो इसके आने वाले वीडियो में हम उससे डिस्कस करेंगे. नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी करने होते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये मांग का जो नियम है ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, एक गुणात्मक कथन है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड आपको खाली डायरेक्शन देता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई. मतलब इट्स गिविंग यू द डायरेक्शन कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, बट इट डज नॉट टेल यू कि कितना चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के संबंध में, कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ा एंड एज अ रिजल्ट कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत आपकी मांग में उसके कारण चेंज आया. सो ऑलवेज रिमेंबर लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है. क्वांटिटेटिव अगर हमें जानना होता है तो हमें उसकी इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है. नाउ आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे. जो हमने मीनिंग बोला था द सेम थिंग इज डेफिनेशन. डेफिनेशन किसी ऑथर, किसी इकोनॉमिस्ट द्वारा कोटेड होती है. यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस ली हैं. बिलास व्हाट ही सेड, The law of demand states that other things being equal. Always remember जब भी आप law of demand का statement बोलते हैं तो other things being equal लिखना, बोलना ज़रूरी है because the other things are the other factors. दूसरे कारक जैसे इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने डिमांड के वीडियो में स्टडी किए थे. सो व्हाट बिलास सेड, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स इक्वल होने के बावजूद द क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम में जो क्वांटिटी डिमांडेड है व्हाट यू सी इट वुड बी ग्रेटर एट लोअर प्राइस. जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी और जब प्राइस जब प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड स्मॉलर होगी. व्हाट ही सेड द सेम थिंग बट इन हिज ओन लैंग्वेज एंड ही यूज द वर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड में उसने इस चीज़ को बोला. इसी तरह से सैमुअलसन ने भी अपनी डेफिनेशन दी. इफ़ अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड इज पुट एट द मार्केट, अगर आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल कराते हैं एज अ सप्लायर, एज अ प्रोड्यूसर, और बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता तो वो पूरी क्वांटिटी कब बिकेगी? जब उसका प्राइस लोअर होगा. लाइक इमेजिन कि अगर बहुत एक्सेस प्रोडक्शन अगर एक टाइम पीरियड में हो गया और वो सारा प्रोडक्शन मार्केट में आके आप चाहते हैं एज अ सप्लायर, एज अ प्रोड्यूसर कि वो वाइप अप हो जाए, पूरा मार्केट उसको खरीद ले, तो उसका प्राइस कम करना ही आपके लिए एक मेजर ऑप्शन होता है जिससे सारा सप्लाइड स्टॉक मार्केट से कस्टमर्स उठा लेंगे. सो दैट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय बिलास एंड सैमुअलसन. नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसकी क्या विशेषता हम कहते हैं.
इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक उल्टा, एक इनवर्स रिलेशन है, एक नेगेटिव रिलेशन है कि दोनों कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ये है नेगेटिव इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैथ सबने पढ़ी है 10 तक, सो एवरीवन नोस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, मतलब स्वतंत्र क्या होता है और निर्भर तत्व या चर क्या होता है। प्राइस इंडिपेंडेंट है मतलब प्राइस किसी चीज से इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन डिमांड डिपेंडेंट है किस पे, प्राइस पे, कि डिमांड में चेंज प्राइस के कारण ही आएगा। नाउ कंटिन्यूएशन इट फर्दर, अजम्पशंस ऑफ द लॉ। अगर हम लॉ या नियम की बात करते हैं तो हर लॉ की कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि ये लॉ चलेगा, ये लॉ इस तरह से वर्क करेगा, तो उसकी कुछ मान्यताएं आपको समझनी होंगी। और इसके अजम्पशंस बहुत ईजी हैं। आप चाहें तो उन्हें एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ द गुड के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अगर आप इस अजम्पशन को ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करना चाहते, बट इफ़ यू वांट कि आप अपने आंसर को थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो आप उन सारे फैक्टर्स को पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंज्यूमर की इनकम जो कि डिमांड को चेंज करता है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर की हैबिट, उसके पसंद, उसकी स्वाद, फैशन में, आदतों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरह से संबंधित वस्तुओं के प्राइजेस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर ये सब चीज़ों में चेंज आने लग गया तो उसके कारण आपकी डिमांड प्रोडक्ट की ऊपर नीचे हो सकती है, बावजूद उसके कि उसके प्राइस में चेंज नहीं आया। इसी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, भले वो लिबरल हो या स्ट्रिक्ट हो, उनमें भी कोई चेंज नहीं आने चाहिए। फ्यूचर में, भविष्य में उस कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज या तो बढ़ना या कम होना नहीं आपको दिखना चाहिए। इन द सेम मैनर जनसंख्या में, पॉपुलेशन साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ऑल इन ऑल सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़ के सेम रहने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए, उसमें किसी भी तरह की चेंज की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। नाउ विद दिस लॉ अब एक एग्जाम्पल तो बनता ही है। सो हेयर वी हैव द डिमांड स्केड्यूल, जिसे हम मांग तालिका कहते हैं। यहाँ पे आप इस स्केड्यूल में देख सकते हैं कि ऑरेंजेस के प्राइस कम हुए। पहले इट वॉज 10 रुपीज़, फिर 8, 6 और 5, और जैसे ही उसके प्राइजेस कम होते गए उसकी डिमांड बढ़ती गई फ्रॉम 2 to 5 एंड 8 to 10। एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। लाइक आई टोल्ड यू, प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इस ग्राफ में हमने प्राइस को वाई एक्सेस पे दिखाया है। दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द डिमांड। पहले 10 पे 2 यूनिट्स ऑफ द ऑरेंजेस वर डिमांडेड, 8 पे 5, 6 पे 8 एंड 5 पे 10। जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। एंड इनवर्स रिलेशन के कारण हमेशा एक कर्व नीचे की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी दो फैक्टर्स हो, अगर इनवर्स रिलेशन है तो इट वुड बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ उस कर्व की ढलान होगी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लॉ, कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। की लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों करता है। इसे कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं कि क्यों जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, या क्यों लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन दिखाता है। मतलब बहुत तरीके से इस टॉपिक को बढ़ाया जाता है कि वाई ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, क्यों लॉ ऑफ डिमांड के कारण हमारा डिमांड का कर्व नीचे की तरफ जाता है, क्यों जब प्राइस कम होता है तो ही ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाती है। इसके 5 कॉजेज दिए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने बोला है कम सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रभाव, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इफेक्ट है जो कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदवाता है। इन सारे फैक्टर्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस अज्यूम आप शॉपिंग करने गए और आपको एक शर्ट बहुत पसंद आई, आपने उसे खरीद लिया। उसी टाइम पीरियड में उसी दुकान पे आपको एक दूसरी शर्ट भी अच्छी लगी, बट आपके माइंड में खाली एक ही टारगेट था कि मुझे एक ही शर्ट लेनी है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी शर्ट देखी, आपको अच्छी लग रही है, बट यू हैड अ बजट, आपको लग रहा है नहीं अननेसेसरी और एक्सपेंडिचर नहीं करना, बट एट द सेम टाइम पीरियड आपकी यूटिलिटी थोड़ी सी उससे कम है क्योंकि एक शर्ट आप खरीद चुके हैं। अब अगर आपको दुकानदार कहता है कि इस शर्ट को वो आपको थोड़ी कम कीमत पे दे देगा, तो आप झट से उस शर्ट को खरीद लेते हो। द रीज़न बीइंग आपको एक शर्ट चाहिए थी, तो पहली शर्ट में आपकी सीमांत उपयोगिता हाई थी,
दूसरी में थोड़ी कम हुई क्योंकि एक शर्ट तो हमें मिल चुकी थी, तो दूसरी मैंने कब खरीदी, जब वो मुझे थोड़े से सस्ते रेट में मिली। दैट मीन्स मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि कम थी, तो मैंने सेकंड तब ही खरीदी जब वो मुझे थोड़े से सस्ते रेट में मिल गई। द सेकेंड एप्लीकेशन इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जाम्पल। आप सपोज करिए एक स्टूडेंट, एक बच्चे की तरह सोचते हैं, आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ से आप चॉकलेट्स खरीदते हैं एंड द चॉकलेट विच यू परचेज एज अ चाइल्ड इज 10 रुपीज़ पर पीस। अब 10 रुपये की चॉकलेट थी तो आपने 100 रुपये में कितने पीसेस खरीदे, 10 पीसेस। अब हुआ ये कि इनकम इफेक्ट के कारण आपकी उस चॉकलेट की कीमत हो गई कम, इनकम इफेक्ट नहीं सॉरी, नॉर्मल मार्केट रेट के कारण उस चॉकलेट की कीमत हो गई आज 8 रुपये। अब एक बच्चे की तरह सोचना है, एक समझदार इंसान की तरह नहीं। पहले 100 रुपये उसका हमेशा का बजट था, तो वो 10 रुपये के हिसाब से 10 पीसेस खरीदता था। अब जब 8 रुपये की चॉकलेट होगी तो एक बच्चे के लेवल से सोचिए, क्या आज भी वो 10 पीसेस खरीदेगा? नहीं, वो अपने पूरे 100 रुपये उस चॉकलेट को खरीदने में लगा देगा। दैट मीन्स अब उसके पास 12 पीसेस आ जाएंगे। ये है इनकम इफेक्ट, कि इनकम तो उतनी की उतनी आपने वहाँ पे खरीदने में खर्च करनी है, बट क्योंकि उस चीज़ का प्राइस कम हो गया आप ज़्यादा खरीद पाए। दैट मीन्स प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज्ड। इन द सेम मैनर द नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन गुड्स पे कनेक्ट होगा। नाउ इफ मेरे गुड का प्राइस वहीं का वहीं है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हो रहा है, तो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती थी। ये हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पढ़ा था। बट यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम किया तो उसके कारण जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके कुछ बायर्स मेरे पास आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड के बायर है वो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। इसका मतलब प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। द फोर्थ इज चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स या क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, खरीदारों की संख्या में बदलाव कब होता है? इफ आई पुट अप अगेन एन एग्जाम्पल, टाटा नैनो, ये नाम आज सबके लिए बहुत नॉर्मल नाम है। ये जब टाटा कंपनी ने लॉन्च की थी तो दे हैड टारगेटेड दैट पॉपुलेशन जो स्कूटर यूज़ करती थी। इनिशियली से 1 लाख की कार कहा जाता था। वो अलग बात है कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन में लाके थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट की पड़ती थी। सो व्हाट दैट हैपन इज कि उन्होंने एक सस्ती कार लॉन्च की उस स्कूटर सेगमेंट को टारगेट करते हुए जो कार खरीदना चाहते थे बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो जब एक 4 व्हीलर सस्ते रेट में मिला तो बायर्स बढ़ गए। वो ग्रुप जो पहले 2 व्हीलर पे था अब वो 4 व्हीलर पे जंप हो गया। आपके नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए, प्राइस कम हुआ, बायर्स बढ़ गए। एंड द लास्ट वन इज डाइवर्स यूज ऑफ कमोडिटी। अगेन आई टेक अप एन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, तो नॉर्मली घरों में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ रहे हैं तो एज़ यूजुअल हम सबकी मदर्स का ये ध्यान होता है कि कहीं कमरे में बेफालतू में लाइट तो नहीं चल रही है, एसी तो ऑन नहीं है, टीवी तो ऑन नहीं है। दैट मीन्स जैसे उसका प्राइस बढ़ने लगा हम उसके अननेसेसरी यूजेज को कम करते जा रहे हैं। अब इसी का रिवर्स लीजिए, लेट्स से कि बिजली बहुत सस्ती हो गई पर यूनिट, या यूँ मानिए आपको फ्री के रेट में मिलने लगी, तो क्या होगा? बिजली चल रही है, दूसरे कमरे में चलते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एलपीजी गैस की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर्स यूज़ कर लेंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, जैसे ही उसका रेट कम हुआ हम उसके वो यूजेस शुरू कर देंगे जो पहले हम नहीं करते थे। दैट मीन्स हमने उस कमोडिटी के डाइवर्स यूजेस को क्रिएट अप कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक्सेप्शन। ये मांग का जो नियम है, क्या इसके कुछ अपवाद हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे लॉ ऑफ डिमांड में कुछ उल्टा हो, कि लॉ ऑफ डिमांड के कारण जो हम कह रहे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है, क्या किसी भी अवस्था में वो डाउनवर्ड ना जाए? क्या हो सकता है कि वो बढ़े या इस रिलेशनशिप को ना दिखाए? उसे हम अपवाद कहेंगे, और हमारे पास ऐसे ही कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर में हमें ये उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा, तो आज उसका प्राइस आप कम भी कर दो तो भी हम उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि फ्यूचर में ये और कम हो जाएगा। इसी का उल्टा कर दो। देन द नेक्स्ट वन, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स। कुछ वस्तुएं हमारी नेसेसिटीज होती हैं, लाइक इफ आई स्पीक अप ऑफ वाटर, देन बेसिक खाना पीना। अब ये नेसेसिटीज़ ऐसी हैं कि प्राइस बढ़ने पर भी हम इन नेसेसिटीज़, इन आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग कम नहीं करते।
इन द सेम मैनर इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर में हम ये बात कर रहे हैं कि इफ़ आई पुट अप एन एग्जाम्पल कि कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन इसमें नॉर्मली हम वो प्रोडक्ट्स लेना प्रेफर करते हैं जिनकी कीमत ज़्यादा नहीं हो। लाइक लेट्स से पेन, एक पेन जो पहले 4 रुपये का था आज वो 5 रुपये का हो गया। कंज्यूमर को इस चीज़ का पता नहीं है और उसके लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, तो वो उसे उस रेट में भी खरीद लेगा, प्राइस बढ़ने पर भी वो उसकी डिमांड को कम नहीं करेगा। इसी तरह से ये हुए हमारे 3 एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट 3 एक्सेप्शन, हाई प्राइस्ड कमोडिटीज या जिसे हम वेबलिन गुड्स भी कहते हैं। अब ये वेबलिन गुड्स क्या होते हैं? वेबलिन गुड्स हम जनरली उन हाई लग्जरी गुड्स को कहते हैं जो हमारा स्टेटस सिंबल होती हैं, और इन स्टेटस सिंबल होने के कारण ही इसे खरीदा जाता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट डायमंड्स, एंटीक्स, ये उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो तब ही खरीदे जाते हैं जब ये महंगे होते हैं। इफ़ आई से हम कुछ अमीर लोग एंटीक्स खरीदते हैं, बट अगर वही एंटीक बहुत सस्ता हो जाए तो वो लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आप को सोसाइटी में एक स्टेटस दिखाना है। तो हाई प्राइस्ड कमोडिटीज़ या वेबलिन गुड्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे हैं इसीलिए बिकते हैं, अगर वो सस्ते हो गए तो उन्हें कोई खरीदेगा नहीं। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब हो गया कि कभी कोई आपदा आ गई, संकटकालीन समय आ गया, उस समय ये मांग का नियम नहीं अप्लाई करता। लाइक लेट्स से बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, कुछ वॉर हो गई, कुछ कर्फ्यू हो गया, तो सिचुएशन में प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड कम नहीं होती। जैसे उत्तराखंड डिसास्टर हुआ था, उस वक्त पेपर्स में ये बात आ रही थी कि एक एक पानी की बॉटल 100 रुपये में बिक रही थी, क्योंकि वो क्राइसिस का टाइम था, तो उस वक्त प्राइस बढ़ा के भी उसकी डिमांड में फ़र्क नहीं आया। एंड द लास्टली गिफन गुड्स। गिफन गुड्स सबने माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो ये नाम बहुत सुना है। गिफन गुड्स कहा जाता है इन्फीरियर गुड्स की एक कैटेगरी होती है। रिमेंबर, सारे इन्फीरियर गुड्स नहीं, अगर ये पूरे इन्फीरियर गुड्स हैं तो इसकी एक लेवल तक एक कैटेगरी गिफन गुड्स कहलाती है। गिफन गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनके प्राइसेस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड कम नहीं होती। गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, अगर मैं उन्हीं का एग्जाम्पल लूँ जो उन्होंने एक्चुअली सिचुएशन देखी थी कि ब्रेड, इंडिया में जैसे रोटी हमारा एक स्टेपल फूड होता है, राइस हमारा स्टेपल फूड होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेड एक स्टेपल फूड होता है। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए उस वक्त ब्रेड एक स्टेपल फूड होता था, और अपने लेट्स सपोज कि अपने टोटल एक्सपेंडिचर का वो 1/4 पार्ट ब्रेड में खर्च करता था। अब हुआ ये, ब्रेड के रेट बढ़ गए, ब्रेड के रेट बढ़ गए, तो अब वो ब्रेड अगर वो कम खरीदे तो बाकी चीज़ें उसे खरीदनी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बाकी चीज़ें के रेट भी अगर हम बढ़ा दें तो ये चीज़ उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होगी। सॉरी, इसको मैं एक बार वापस से थोड़ा सा ठीक से पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू से कि गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पे आप देखते हैं कि प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड कम नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जैसे उस केस में हमने ब्रेड की बात की, ब्रेड उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टेपल फूड होती थी, तो अगर उस वक्त दूसरे प्रोडक्ट लेट्स से मीट, चिकन, पोल्ट्री आइटम्स, इस आइटम्स में अगर प्राइस बढ़ गया तो जो मिडिल क्लास या लेबर क्लास इंसान थे वो उस चीज़ को नहीं कंज्यूम कर पा रहे थे, वहाँ पे साइड बाय साइड ब्रेड का रेट भी बढ़ गया था। तो उस केस में ब्रेड का कंजम्पशन उन्होंने ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि अपनी कैलोरीज के इनटेक को उन्हें पूरा करना था। दूसरे प्रोडक्ट्स बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन ब्रेड बढ़ गई, ब्रेड का रेट बढ़ गया, और वो उनके लिए एक बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ रहा था, तो उससे जितना खरीदा वो उसे और ज़्यादा खरीदने लग गए ताकि अपना कंजम्पशन वो पूरा कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।